सो आज का जो टॉपिक है बेसिकली इट इज रिलेटेड टू फैट्स। अभी तक हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स डिस्कस किया है। सो जो लास्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट है हमारा वो बेसिकली फैट्स है। विजिबल है मेरी स्लाइड सबको? So is this slide visible now? ओके, सो बेसिकली फैट्स के बारे में हम लोग क्या क्या मेनली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज फैट्स, देन उसके जो मेजर फंक्शंस हैं, देन स्पेसिफिकली फैट्स में जो इम्पोर्टेंट चीज है, अलग अलग तरीके के डिफरेंट काइंड ऑफ फैटी एसिड्स, उनके क्या क्या सोर्सेज हैं, देन बेसिक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, एंड स्पोर्ट्स के लिए बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट्स है फैट्स की, दैट वी विल डिस्कस इन ब्रीफ। Yes, Mr. Sisanpal, you want to ask something? नो मैम, आपने पूछा था ना कि दिख रही है, तो मैंने इसलिए थम्स अप किया। Okay, fine. So basically fats generally we say कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, हमें नहीं खाना चाहिए, बट द इम्पोर्टेंट थिंग्स इज फैट भी जो है हमारी बॉडी के लिए टू ए सर्टेन लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर हम उन्हें बहुत कम मात्रा में भी अगर खाते हैं तो वो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल जो है वो हो सकता है। सो फैट और ऑयल्स बेसिकली दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं जनरली फैट्स को, और ये बेसिकली टू मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। एक कहलाता है ग्लिसरॉल और दूसरा कहलाता है फैटी एसिड। सो अगर बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जैसे अमाइनो एसिड्स था प्रोटीन्स में, उसी तरीके से फैटी एसिड जो है दैट इज बेसिक फॉर्म ऑफ फैट्स, एंड जो एक्चुअल एक मॉलिक्यूल हम कंज्यूम करते हैं डाइट में फैट्स का, वो बेसिकली किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है? ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में। जैसे खाने से हम लोग मोस्टली अमाइनो एसिड एक दूसरे से बाइंड होके प्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, इसी तरीके से फैट्स जो हैं वो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में हमारी डाइट में, या हमारे फैट ऑयल्स जो हैं, घी है, बटर है, उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और ये ट्राइग्लिसराइड बेसिकली कैसे बन रहा है? एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है और 3 फैटी एसिड उससे आके जुड़ते हैं, जिससे वो मिलकर ट्राइग्लिसराइड जो है वो बनाता है। सो फंक्शंस फैट हमारी बॉडी में क्या क्या करता है सबको पता है। एनर्जी देने का काम कर रहा है। 1 ग्राम फैट से जनरली सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। जैसे 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी जो है बॉडी को मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से सिर्फ 4 किलो कैलोरीज हमारी बॉडी को मिलेंगी, बट फैट से उनसे डबल से भी ज्यादा एनर्जी जो है 1 ग्राम फैट से हमारी बॉडी को मिलेगी। सो इसके अलावा हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। जैसे मैंने पहले बताया था, ग्लाइकोजन जो है एक लिमिटेड मात्रा में हमारी बॉडी में स्टोर हो सकता है कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में, बट फैट जो है दैट इज नो लिमिट। जितना ज्यादा एक्सेस में हम कंज्यूम करते जाएंगे फूड या कैलोरीज, अगर हम बहुत एक्सेस में ले रहे हैं, सो एवरीथिंग, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, एवरीथिंग कैन बी डिपॉजिटेड एज फैट्स इन अवर बॉडी। आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके चारों ओर फैट एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखता है, ताकि उनको कोई भी बाहर का जो प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है, उससे उनकी प्रिवेंशन करता है। देन बहुत सारे वाटर फैट सोल्यूबल वाइटमिन्स हैं, A, D, E और K। ये वाइटमिन्स में
आप लोग पढ़ेंगे। सो इन सारे विटामिन्स को स्टोर करने के लिए और इनको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाने के लिए बेसिकली फैट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। सो अगर बॉडी में फैट का लेवल ही बहुत कम है तो इन विटामिन्स की बॉडी में डेफिशिएंसी होने के चांसेस जो है, रिस्क जो है वो बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा फैट्स जो हैं काफ़ी सारे हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो हमारे प्रोटीन बेस्ड रहते हैं, बट कई हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी में जो बेसिकली फैट बेस्ड रहते हैं। सो जैसे जितने भी आपके सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, बेसिकली टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल हार्मोन्स हैं, वो सारे बेसिकली उनका मेन इंटीग्रल स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली फैट्स, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल का रहता है। इसी तरीके से जो बाइल एसिड्स हैं, बाइल सॉल्ट्स हैं, उनके प्रोडक्शन में भी फैट्स जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देन हेल्दी स्किन और हेयर को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, एज ए इंसुलेशन का काम करता है। आपका बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है उसको बना के रखने में। जैसे बहुत ठंड होती है तब उस टाइम पे हमारी बॉडी का फैट जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। देन सेल मेम्ब्रेन्स, जितनी भी हमारी बॉडी की ईच एंड एवरी सेल जो है हमारी बॉडी के अंदर, उसका मेजर कंपोनेंट जो है वो फैट्स रहते हैं। इट मीन्स जो आपकी एक, मान लीजिए एक सेल है, उसकी जो बाहर की लेयरिंग है उसमें बेसिकली लिपिड्स की फॉर्म में फैट्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। सो आपकी ईच एंड एवरी सेल में कुछ अमाउंट में फैट प्रेजेंट रहता है। देन फूड की अगर हम बात करें तो फूड को एरोमा और फ्लेवर, जो टेस्ट है, फ्लेवर है, वो देने का काम फैट्स जो है वो करते हैं। देन फैट्स हमें मिलते किस किस से हैं, सबको पता है। बेसिकली अगर हम बात करें एनिमल सोर्सेज की, तो जितने भी आपके नॉन वेजिटेरियन फूड हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स, सबसे फैट्स मिलता है। देन ड्राई फ्रूट्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ नट्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, सब के अंदर काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट में फैट प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा ये जो मैंने बात की अभी, दैट इज कॉल्ड इनविजिबल फैट। मतलब कि फैट खाने के अंदर प्रेजेंट है बट वो हमें बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो हमारे खाने के अंदर, जैसे नॉनवेज के अंदर अलग से फैट जो है वो दिखाई नहीं देगा। जब कुकिंग करेंगे तब थोड़ा सा उसमें से एक्सट्रैक्ट जरूर हो सकता है, बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे कोई भी नॉन वेज फूड आइटम को, तो उसमें अलग से हमें फैट जो है वो नहीं दिखेगा। इसी तरीके से ड्राई फ्रूट्स हैं, उनमें भी आपको अलग से फैट जो है वो नहीं दिखेगा। सो दैट इज कॉल्ड इनविजिबल फैट। और विजिबल फैट हम किसे बोलते हैं, जो हम लोग ऊपर से ऐड कर रहे हैं, जैसे कि घी है, बटर है, देन जितने भी ऑयल्स हैं अलग अलग तरीके के, तो वो बेसिकली विजिबल फैट के अंदर आते हैं, क्योंकि वो हम ऊपर से खाने के अंदर ऐड कर रहे हैं। सो बहुत बार क्या होता है कि ये वाला फैट तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जो ये फैट है, जो इनविजिबल फैट है, हमें नहीं पता चलता कि हम इनविजिबल फैट भी अपने खाने के साथ में बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं। ऐसा कब होता है, जब हम लोग कई बार स्पोर्ट्स में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा हम लोग प्रोटीन रिच डाइट पे फोकस कर रहे हैं, तब प्रोटीन के साथ साथ में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जितने भी सोर्सेज हैं फैट्स के, अगर आप इनविजिबल फैट के सोर्सेज देखेंगे तो मोस्टली सोर्सेज ऐसे हैं जिनमें प्रोटीन का कंटेंट भी ज़्यादा होता है। सो whenever we are trying to improve proteins in our diet, so generally अगर हम फैट्स का ध्यान नहीं रखते तो फैट भी सिग्निफिकेंटली आपकी डाइट में साथ साथ में प्रोटीन्स के साथ में वो भी इंक्रीज होता जाएगा।
देन कमिंग टू द फैटी एसिड, बेसिकली फैटी एसिड जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी क्वालिटी के बेसिस पे ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा फैट अच्छा है और कौन सा फैट बुरा है, कौन सा कम खाना चाहिए और कौन सा ज्यादा खाना चाहिए। सो फैटी एसिड जैसे मैंने बताया था फैट की बेसिक यूनिट है। इसमें अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सिंपल रहता है फैट का स्ट्रक्चर। बीच में एक कार्बन की चेन रहती है जिसके चारों ओर बहुत सारे हाइड्रोजन जो है वो अटैच रहते हैं, और इसे हम फैटी एसिड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके एक कॉर्नर पे जनरली एसिड ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ रहता है। स्ट्रक्चर आप लोग को बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट टू शो कि इस तरीके का फैटी एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो रहता है। सो अभी क्या है, जितने अलग अलग डिफरेंट चेन लेंथ रहती है, कुछ फैटी एसिड हैं जिनमें 3 या 4 कार्बन ही जुड़े होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें 20, 22, 25 कार्बन भी जो हैं एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, जिसकी वजह से काफी इनकी प्रॉपर्टीज में, इनकी क्वालिटी में जो है वो चेंजेस आ जाते हैं। सो फैटी एसिड का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो आप लोगों ने सुना होगा बहुत, हम लोग मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं फैट्स को, सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स। सो सैचुरेटेड फैट्स ज्यादातर जो हैं आपके जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर जो फैट्स प्रेजेंट रहती हैं वो सैचुरेटेड फैट्स कहलाती हैं, और अनसैचुरेटेड फैट को हम लोग अगेन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। पॉली अनसैचुरेटेड अगेन आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड रहते हैं, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। अब इनको हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्यों कहते हैं, इसका भी एक रीजन है। यहाँ पे जो है तीनों की स्ट्रक्चर बनी हुई है, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड की, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। इसमें अगर हम देखें, ये येलो वाला जो है दैट इज कार्बन, और ये ब्लू और ग्रीन जैसा जो है दैट इज बेसिकली हाइड्रोजन। सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, इसमें सब जितने भी आपके कार्बन्स हैं उनमें हाइड्रोजन जो है इक्वली जुड़े हुए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, जाओ आप। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखेंगे, हर के आगे ये एक कार्बन है, ये जो बॉन्ड दिखा रहा है ये भी हाइड्रोजन है, और ये जो 2 ग्रीन रेड ब्लूइश जो हमें दिखा रहा है ये भी हाइड्रोजन है। सो एक कार्बन अपने साथ में मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन को जो है वो जोड़ सकता है। सो इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या रहता है कि कार्बन जो है उसके सारे हैंड्स सैचुरेटेड है, वो और ज्यादा हाइड्रोजन को अपने साथ ऐड नहीं कर सकता। सैचुरेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि किसी चीज की लिमिट आ जाना। जैसे हम लोग अगर पानी में चीनी घोलें तो चीनी घोलते घोलते धीरे धीरे एक लेवल आ जाएगा, हम चीनी ऐड करते जाएंगे, बट एक लेवल पे आके पानी के अंदर चीनी घुलनी मिक्स हो जाएगी, बंद हो जाएगी, सॉरी। सो वो लेवल जो है वो पानी का सैचुरेशन है कि उससे ज्यादा चीनी को वो अपने अंदर नहीं घोल सकता। इसी तरीके से सैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं इनमें कार्बन के एटम्स जो हैं वो जितने ज्यादा हाइड्रोजन अपने साथ अटैच कर सकते हैं उतना उनमें अटैच रहता है, इसलिए हम उनको सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। वो और ज्यादा हाइड्रोजन को अपने साथ नहीं जोड़ सकता। और इनकी मेनली प्रॉपर्टी क्या रहती है कि ये जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है उस पे जनरली ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं।
अगर मोनो अनसैचुरेटेड की बात करें, मोनो का मतलब है सिंगल। सो एक सिंगल प्लेस पे ऐसा है जहां और हाइड्रोजन ऐड करने का स्कोप है, जहां पे और हाइड्रोजन ऐड किए जा सकते हैं कार्बन के साथ में। सो उसे हम लोग बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। देन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब है एक से ज्यादा प्लेसेस पे जो है हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच करने का स्कोप है, वहां पे आप और हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं, इसलिए हम उनको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। सो ये दोनों जो हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, बेसिकली ये दोनों जो रूम टेम्परेचर पे ज्यादातर लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। सो सैचुरेटेड फैट अगर अब हम देखें तो जैसे बटर है, घी है, ज्यादातर नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। घी के अंदर कुछ मात्रा में अनसैचुरेटेड फैट्स भी प्रेजेंट रहते हैं। सो जो है कई बार जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म के अंदर आने लग जाता है। जब भी हम बात कर रहे हैं फैटी एसिड की, तो किसी भी एक टाइप की फैट में अगर हम कोई ऑयल ले लें, ग्राउंडनट ऑयल ले लें, तो ऐसा नहीं है ग्राउंडनट ऑयल में सिर्फ एक तरीके का ही फैटी एसिड प्रेजेंट है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ फैटी एसिड्स। लेकिन ऐसा होगा कि एक तरीके का कोई फैटी एसिड, मान लीजिए या तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या कोई वन ऑफ द पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहेगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक तरीके के ऑयल में सिर्फ एक ही तरीके का फैटी एसिड प्रेजेंट हो। सो अलग अलग तरीके के फैटी एसिड, जैसे कि मैंने बताया, डिफरेंट हमें ऑयल से मिल सकते हैं, बट दीज आर द रिच सोर्सेस। ऐसा नहीं है कि ग्राउंडनट ऑयल में सिर्फ मोनो अनसैचुरेटेड है और सनफ्लावर ऑयल में सिर्फ ओमेगा 6 फैटी एसिड है, ऐसा नहीं है। ज्यादा मात्रा में इनमें ये वाला फैटी एसिड पाया जाएगा, लेकिन कुछ मात्रा में इनमें दूसरे फैटी एसिड भी जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। सो अगर हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स देखें तो अगर हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स देखें तो अगर हम ऑयल्स की बात करें तो कोकोनट ऑयल है, पाम ऑयल है, उसमें काफी अमाउंट में सैचुरेटेड फैट्स जो है प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा बटर, घी, देन जितने भी हमारे एनिमल फैट्स हैं उनमें इनविजिबल फैट जो है वो बेसिकली ज्यादातर सैचुरेटेड फैट्स जो है वो रहती हैं। देन मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल्स हैं, लाइक ग्राउंडनट ऑयल है जो हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं। देन डिफरेंट नट्स एंड सीड्स हैं जिनके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा आजकल मार्केट में ये ऑयल्स जो हैं बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जैसे राइस ब्रान ऑयल है, कैनोला ऑयल है, ऑलिव ऑयल है। सो ये सारे ऑयल्स जो हैं वो उनके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहता है। देन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दो तरीके के रहते हैं, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। ओमेगा 6 के सोर्सेज अगर हम देखेंगे तो बहुत कॉमन है जो हम लोग डाइट में यूज करते हैं, जैसे सेफ्लॉवर ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है। सो ये सारे जो हैं ओमेगा 6 के सोर्सेज हैं। एंड ओमेगा 3 का नाम तो आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से जानते होंगे, मेनली जो फिश ऑयल्स हैं, देन फ्लैक्स सीड्स हैं, रैपसीड, मस्टर्ड सीड ऑयल, इनके अंदर कुछ अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो प्रेजेंट रहता है। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड की अगर हम बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है।
इसके जनरली एथलीट्स जो हैं काफी सप्लीमेंट्स भी कंज्यूम करते हैं, फिश ऑयल की जो टैबलेट्स आती हैं जनरली उनका कंजम्पशन करते हैं एथलीट्स। सो बेसिकली ओमेगा 3 जो है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड आला, अल्फा लिनोलिक एसिड। सो ये बेसिकली जितने भी आपके वेजिटेरियन फूड हैं उनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये अल्फा लिनोलिक एसिड आला जिसे हम बोलते हैं इसकी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहता है। अब ये जो है कुछ मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर जाके ओमेगा 3 में कन्वर्ट होता है और जो ओमेगा 3 के जो EPA DHA के बेनिफिट्स हैं वो हमें देता है। सो ये बेसिकली हमें जितने भी हमारे डिफरेंट सीड्स हैं, वॉलनट्स हैं, इनसे मिलता है। देन EPA and DHA are basically two sources of omega 3 जो हमें फिश ऑयल से बेसिकली मिलते हैं। फिश ऑयल भी बेसिकली देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ फिश जैसे साल्मन है जो हमारी सी फिश फैटी फिश रहती हैं उनके अंदर जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज्यादा अमाउंट में रहता है। सो मेनली ओमेगा 3 फैटी एसिड का क्या काम है आपकी बॉडी में? इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को कम करना और जो आपका नर्वस सिस्टम है, जो आपका ब्रेन है, उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करना। सो बट अगेन ये दोनों चीजें जो हैं दैट इज ए नॉर्मल प्रोसेस जिसके थ्रू जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में, नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। बट टिल नाउ अभी तक कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि अगर हम एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट से ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड खा रहे हैं तो उससे स्पोर्ट्स के अंदर कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। सो इट्स ऑलवेज जो रिकमेंडेशन है उतना ही खाएं। जनरली एथलीट्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा 2-3 टैबलेट्स भी डेली बहुत ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करने लग जाते हैं। सो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। देन लास्ट टाइप ऑफ एक फैट है जो हमने क्लासिफिकेशन में नहीं देखी, बेसिकली दैट इज नॉट ए नेचुरल फैट जो बहुत कम अमाउंट में नेचुरल फूड के अंदर ये प्रेजेंट रहती हैं। इट इज आर्टिफिशियली क्रिएटेड फैट काइंड ऑफ थिंग जो हम लोग जब ऑयल्स की, फूड की प्रोसेसिंग करते हैं उस टाइम पे ये फैट्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होती हैं। सो बेसिकली ट्रांस फैट बोलते हैं हम लोग इनको। आप लोगों ने नाम सुना होगा आई होप, बहुत सारे फूड आइटम्स पे, प्रोडक्ट्स पे आजकल बहुत हाईलाइटेड रहता है ट्रांस फैट जो है। सो व्हाट आर ट्रांस फैट? बेसिकली ट्रांस फैट एक सिंपल सा जनरली ट्रांस फैट बॉडी जो भी आपके डिफरेंट फूड आइटम है उनके अंदर प्रोड्यूस होता है बेसिकली कब? जब एक हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस कहलाता है जो बेसिकली आपके आर्टिफिशियल घी, आर्टिफिशियल बटर बनाने के काम आता है। सो जनरली इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, आप लोग अगर जानते हो जो डालडा घी जो है मार्केट में आता है, बेसिकली डालडा घी क्या है? वो वेजिटेबल ऑयल से बनाया हुआ घी है। सो वेजिटेबल ऑयल्स जैसे कि यहाँ पे ये लेबल लिखा हुआ है हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स। सो जनरली डालडा घी कैसे बनता है? जो ऑयल्स हैं जैसे मैंने बताया जनरली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहते हैं उनके अंदर और वो नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो और हाइड्रोजन को अपने अंदर ले सकें। सो इंडस्ट्रीज में क्या किया जाता है कि ये जो ऑयल्स हैं, सस्ते ऑयल्स को दे टेक एंड उसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स ऐड करते हैं जिसकी वजह से वो अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं सैचुरेटेड फॉर्म में आ जाती हैं, सॉलिड फॉर्म में आ जाती हैं और उनका टेक्सचर जो है वो बेसिकली सैचुरेटेड फैट जो घी है उसके जैसा हो जाता है। सो
जब ये प्रोसेस हो रहा होता है हाइड्रोजिनेशन का, इंडस्ट्रीज में होता है ये जनरली, तो इस टाइम पे जो है कुछ रिएक्शंस की वजह से ट्रांस फैट्स जो हैं आपके फूड के अंदर, या जो भी घी बन रहा है या आर्टिफिशियल बटर बन रहा है, उसके अंदर जो है ये ट्रांस फैट्स जो है डेवलप हो जाते हैं। सो ट्रांस फैट्स जो हैं बेसिकली दे आर हार्मफुल फॉर बॉडी। सबसे ज्यादा हार्मफुल अगर कोई फैट है तो हम लोग बोलते हैं वो ट्रांस फैट्स हैं, और ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देंगे, और जो आपका अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको वो धीरे धीरे कम कर देते हैं। सो रिकमेंडेशंस रहती हैं कि ट्रांस फैट्स जो है बिल्कुल नहीं के बराबर आपको अपनी डाइट के अंदर लेने चाहिए। और ये हमें मिल किस किस से रहे हैं, जैसे डालडा घी है, देन मार्जरीन। मार्जरीन बेसिकली आर्टिफिशियल बटर होता है। जितने भी हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स बनते हैं बाजार के अंदर, उसके अंदर 90% बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर या तो डालडा घी इस्तेमाल होता है या फिर मार्जरीन का इस्तेमाल होता है। क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि ये दोनों जो हैं आपको बहुत ही सस्ते रेट्स पे मिल जाते हैं इन कंपैरिजन टू घी और एक्चुअल बटर, और दूसरा इनसे टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा आता है बेकरी प्रोडक्ट्स में, फ्लेवर जो है वो अच्छा आता है। इसकी वजह से ज्यादातर 90% बेकरी इंडस्ट्रीज जो हैं वो डालडा घी या मार्जिन यूज करती हैं अपने बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने में। सो जब यहाँ पे मैं बेकरी प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ तो सब कुछ आ जाता है उसके अंदर। ब्रेड्स हैं, आपके बेकरी के बिस्किट्स हैं, पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स, एवरीथिंग, जितना भी बेकरी से बना हुआ आइटम है। इसके अलावा मार्जरीन इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होती है। जैसे अगर आप छोले कुलचे खाने जाएंगे या फिर टिक्की खाने जा रहे हैं, तो ज्यादातर जो शॉप्स हैं वो ज्यादातर बटर की जगह जो है मार्जिन का यूज करते हैं। सो मोस्टली जो इंडस्ट्रीज में चीजें बन रही हैं, ज्यादातर चीजें जो है वो डालडा घी और मार्जिन को इस्तेमाल करके बनती हैं। So this was all about different kind of fatty acid. So अगर हम गाइडलाइंस की बात करें फैट इनटेक किस तरीके से करना चाहिए, so ये बेसिक गाइडलाइंस हैं कि सबसे ज्यादा हमें ट्रांस फैट लिमिट करना है, नहीं के बराबर होना चाहिए ट्रांस फैट आपकी। जितना भी आप टोटल फैट खा रहे हैं उसमें से ट्रांस फैट जो है नहीं के बराबर होना चाहिए। बट जो लोग बाहर का खाना बहुत खाते हैं, जो लोग बेकरी आइटम्स, ब्रेड्स और ये सब चीजें बहुत खाते हैं, तो उनका ट्रांस फैट का इंटेक जो है वो बहुत ज्यादा होता है। सो ट्रांस फैट क्या कर रहा है, जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस की अगर हम बात कर रहे थे, जिसे ओमेगा 3 कम कर रहा है, उसी इन्फ्लेमेशन को ट्रांस फैट जो है वो बढ़ा रहा है। अभी 2-3 स्लाइड्स आर देयर, उसके बाद आई विल टेक अप द क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, सो देन वी कैन डिस्कस। एंड देन सैचुरेटेड फैट्स जो हैं, अगेन दे शुड बी लिमिटेड। सैचुरेटेड फैट हमारी डाइट के अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है जनरली, बिकॉज अगर हम इंडियन डाइट देखें तो मेनली हमारा नॉर्थ इंडियन, स्पेशली नॉर्थ इंडियन डाइट जो है बेसिकली घी, बटर, मिल्क, पनीर, इन सब चीजों पे बेस्ड रहता है। सो टोटल सैचुरेटेड फैट का कंटेंट जो है वो ज्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर। देन जनरली एक नॉर्मल पर्सन के लिए डाइटरी फैट जो है जनरली बोला जाता है 20 to 35% ऑफ टोटल किलो कैलोरीज। सो टोटल जितनी भी कैलोरीज आप खा रहे हैं उसका 20 से 35% से ज्यादा जो है वो फैट से नहीं आना चाहिए। सो दिस इज द बेसिक गाइडलाइंस कि जितना भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, मेनली
मोनो एंड पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, उनका इस्तेमाल जो है दैट शुड बी फोकस्ड। देन सैचुरेटेड फैट जो है उनको थोड़ा लिमिट करना चाहिए, और ट्रांस फैट जो है उसका इंटेक जो है बिल्कुल नहीं के बराबर रहना चाहिए। देन अगर स्पोर्ट्स पर्सन की हम लोग बात करें तो अगेन गाइडलाइंस जो है दैट इज अराउंड 20 to 30% ऑफ टोटल एनर्जी इनटेक। इट विल डिपेंड कि आप का गोल क्या है, आप और आप किस तरीके के स्पोर्ट्स में हैं। लाइक अगर पावर स्पोर्ट्स की हम लोग बात करें, हैवी वेट पावर स्पोर्ट्स की, तो उसमें हम अप टू 30% जो है टोटल एनर्जी इनटेक का फैट से ले सकते हैं। इसी तरीके से एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में भी कई बार हम लोग टुवर्ड्स हायर साइड जो है फैट्स का इंटेक थोड़ा। सो अगर हम एक एग्जांपल देखें, अगर हम बात कर रहे हैं 20 से 30% जो है हमारा टोटल एनर्जी का वो फैट से आना चाहिए, तो अगर हम 3000 कैलोरीज की बात करते हैं कि एक पर्सन 3000 कैलोरीज की डाइट खा रहा है, तो उसका 30% कितना होगा, अराउंड 900 कैलोरीज। और ये 900 कैलोरीज जनरली अब हम किसी को बोलेंगे कि इतना ग्राम तेरे को खाना है, तो वो कैलोरीज में नहीं बताएंगे, हम लोग ग्राम्स में बताएंगे। सो इसको आपको ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 900 कैलोरीज जो है आपको 100 ग्राम फैट से मिलेंगी। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम फैट जो है हमें 9 किलो कैलोरीज देता है। सो अगर हम 900 को डिवाइडेड बाय 9 करेंगे, so it will come up to 100 gram of fats. So ये 100 gram of fats again, अगर आप 100 ग्राम फैट वैसे देखेंगे, विजिबल फैट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट ये 100 ग्राम फैट जो है आपका बोथ विजिबल और नॉन विजिबल सोर्सेस से आना चाहिए। इट मीन्स जो आप ऊपर से खाने में ऐड कर रहे हैं वो भी, और जो आप खाने में पहले से कंज्यूम कर रहे हैं वो भी। तो दोनों चीजें जो है मिला के जो है ये 100 ग्राम फैट जो है वो बनेगा। और देयर सर्टेन गाइडलाइंस जो वेट लॉस के लिए अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट जो है फैट की रिकमेंडेशन देते हैं। सो इट शुड बी अराउंड 0.5 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे। सो जनरली आप हेल्दी फैट्स कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर, उसके लिए सिंपल एग्जांपल्स हैं। रिफाइंड ऑयल्स जो हैं उनका इस्तेमाल कम करें। खाने के अंदर जो नट्स ऑयल सीड्स हैं, जैसे अखरोट हैं, बादाम हैं, फ्लेक्स सीड हैं, और अलग अलग तरीके के सीड आते हैं मार्केट में, तिल, पंपकिन सीड, वाटरमेलन सीड, ये सारे इनका कॉम्बिनेशन जो है वो आप अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इनके अंदर ऑयल कंटेंट ज्यादा होता है। अगर आपने इनको खाने के अंदर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अच्छी क्वांटिटी में, और आपने अपना टोटल ऑयल का इंटेक जो है जो खाने के अंदर डाल रहे हैं उसको कम नहीं किया, तो ओवरऑल आपका एनर्जी इंटेक जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और धीरे धीरे हो सकता है आपका वेट गेन जो है वो होने लगे। सो अगर आप एक अच्छी फैट अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ फैट जो है अपनी डाइट से रिमूव भी करना पड़ेगा, सो दैट बैलेंस जो है वो बना रहे। देन ऑयल्स को रोटेशन में यूज कर सकते हैं, जैसे हर 1-2 महीने में यू कैन चेंज द ऑयल्स। मान लीजिए किसी महीने आपने ग्राउंडनट ऑयल यूज किया है, किसी महीने आपने सोयाबीन ऑयल यूज कर लिया, किसी महीने मस्टर्ड ऑयल यूज कर लिया। सो इस तरीके से बदल बदल के जब ऑयल को यूज करेंगे तो आपकी बॉडी को सारे फैटी एसिड का एक्सपोजर जो है वो मिलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा सिर्फ एक ही फैटी एसिड आपकी बॉडी को मिल रहा है। या फिर इसके अलावा क्या कर सकते हैं, 2 या 3 डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल्स घर पे रखिए। ब्रेकफास्ट किसी और ऑयल में बनाया, लंच किसी और ऑयल में बनाया, और डिनर किसी और ऑयल में बना सकते हैं। सो इस तरीके से भी जो है अलग अलग ऑयल्स यूज कर सकते हैं। देन जैसे बताया एनिमल फैट्स,
एनिमल फैट्स को थोड़ा लिमिट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग भैंस का दूध पी रहे हैं, साथ में हम लोग काफ़ी एग्स का ऑमलेट खा रहे हैं, या नॉन वेज में बहुत ज़्यादा करी वाला कुक नॉन वेज खा रहे हैं, जिसमें आपको करी पकाने में ही बहुत ज़्यादा ऑयल डला हुआ है। तो उससे क्या है कि आपका टोटल फैट इंटेक जो है वो बढ़ रहा है। तो आपको ये सोचने की जरूरत है कि कहाँ आप कम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ओके दूध जो है मुझे गाय या भैंस का ही पसंद है, वो जो येलो थैली वाला दूध आता है वो मुझे टेस्टी नहीं लगता, उसके अंदर फैट्स नहीं होता है, तो उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो अगर आप दूध फुल क्रीम पी रहे हैं तो आप चिकन जो है वो एटलीस्ट बॉइल्ड खा सकते हैं, या फिर एग्स जो हैं वो बॉइल्ड खा सकते हैं। सो कहीं ना कहीं आपको खुद से सोच के जो है अपना फैट का एनिमल फैट जो है बेसिकली उसका अमाउंट जो है बैलेंस करना पड़ेगा अपनी डाइट के अंदर। बहुत ज्यादा एक्सेस में एनिमल फैट्स लेना जो है बेनिफिशियल नहीं है। देन इसके अलावा मार्केट में कुछ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स आते हैं, जैसे सरसों का तेल आता है, मस्टर्ड ऑयल, कच्ची घानी का। बेसिकली क्या है वो लेस प्रोसेस्ड ऑयल होता है। सो वो जो है इट इज बेटर इन कंपैरिजन टू जितने भी हमारे बहुत ज्यादा रिफाइंड ऑयल्स होते हैं। सो उनके कंपैरिजन में वो ज्यादा अच्छे रहते हैं। कोकोनट ऑयल की बात करें तो हम जैसे वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है, वर्जिन ऑलिव ऑयल आता है। सो दोज आर बेटर ऑयल्स बिकॉज उनका प्रोसेसिंग जो है वो कम हुआ है। देन ऑयल्स को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे बारी बारी रीहीट नहीं करना चाहिए। फ्राइंग, एक बार फ्राई कर लिया एक ऑयल में किसी चीज को, तो बारी बारी उसको उसी तेल को वापस फ्राइंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जैसे कि ट्रांस फैट का मैंने बताया, जितना ज्यादा अवॉइड हो सके ट्रांस फैट जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। आई थिंक दैट्स ऑल। एक डाइजेशन का पार्ट आई थिंक रह गया था फैट्स का। फैट्स जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बात कर रहे थे तब आई हैड टोल्ड कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ज्यादा कंपटीशन से पहले हम लोग जनरली हमें कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए। उससे हमें एनर्जी जो है वो इजीली मिलती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन जो है बॉडी के अंदर इजीली हो जाता है। बट फैट्स का जो डाइजेशन है वो एक लंबा प्रोसेस है, बिकॉज फैट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत बड़े रहते हैं। उनको सबसे पहले जो है डाइजेशन के प्रोसेस में सबसे पहले जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं फैट्स के, उनको बाइल सॉल्ट्स, जो कि जैसे हमने बात की थी डाइजेस्टिव सिस्टम में लिवर से प्रोड्यूस होते हैं और गॉल ब्लैडर में वो स्टोर रहते हैं। जब कोई फैट रिच फूड आपकी इंटेस्टाइन के अंदर आएगा तो वो बाइल सॉल्ट्स एंटर करेंगे इंटेस्टाइन में, और जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं फैट के उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देंगे, जो प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। सो इमल्सिफिकेशन या जो लिक्विड इमल्शन बना देगा। लिक्विड इमल्शन का एक सिंपल एग्जांपल हम लोग दूध का लेते हैं। जैसे दूध के अंदर बहुत सारा फैट होता है, लेकिन जब नॉर्मल हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध को देखते हैं तो उसमें दूध और फैट जो है वो सेपरेट नहीं रहता। हालांकि फैट और पानी जो है एक दूसरे में घुल नहीं सकते, लेकिन बिना घुले भी कुछ मैकेनिकल प्रोसेस से जो है वो आपस में थोड़ा सा सेमी मिक्सचर जैसा बना देते हैं, जिसको हम लोग इमल्शन कहते हैं। सो जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको बाइल सॉल्ट्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ के एक लिक्विड इमल्शन जैसा बना रहे हैं, जिसपे जो हमारा पैनक्रियास में लाइपेज एंजाइम होता है जो लिपिड पे बेसिकली वर्क करता है, वो ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में तोड़ देता है। देन इन फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड को अगेन बाइल सॉल्ट्स जो हैं अपने साथ बाइंड कर लेते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मिसेली।
अब ये मिसेली जो है हमारी इंटेस्टाइन की विलाई जो है वहां से फैटी एसिड और अंदर जाओ बेबी प्लीज, हाँ, सो फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड्स दीज आर ट्रांसफर्ड टू जो हमारा इंटेस्टाइन की मेम्ब्रेन है उसके अंदर इन्हें ट्रांसफर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट्स, बट बाइल सॉल्ट्स बाहर ही रह जाएंगे, ये सिर्फ इसको ट्रांसफर करने में हमारी इंटेस्टाइन की सेल्स के अंदर हेल्प करेंगे। इंटेस्टाइन की सेल्स के अंदर जाके अगेन ये ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं और ट्राइग्लिसराइड के साथ में एक प्रोटीन इनके साथ इनको चारों ओर से लेयर करता है जिसको हम लोग बोलते हैं काइलोमाइक्रोन्स। एंड ये काइलोमाइक्रोन्स फाइनली ब्लड के अंदर ट्रांसफर नहीं होते, दे आर ट्रांसफर टू आपकी लिम्फ सिस्टम जो है, लिम्फ वेसल जो है उसके अंदर ट्रांसफर होते हैं और वहां से इनका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फाइनली होता है। सो इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस बिकॉज फैट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत बड़े रहते हैं, कुछ पोर्शंस पे उनका ब्रेक डाउन हो रहा है, कहीं पे आके अगेन दे आर मेकिंग ट्राइग्लिसराइड एंड अल्टीमेटली डायरेक्ट ब्लड में नहीं ट्रांसफर हो रहे, पहले लिम्फ सिस्टम में ट्रांसफर हो रहे हैं और उसके बाद जो है वहां से उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। नाउ वी कैन डिस्कस जो भी